फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सरल क्लासेज रैनी में। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, और सेकंड चैप्टर में हम बात कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका की। किसकी बात कर रहे हैं? संघीय कार्यपालिका। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो 3 जो अंग है सरकार के, उनमें सबसे पहला आता है व्यवस्थापिका। क्या नाम आता है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जिसको हम विधायिका भी कहते हैं, और भारत में जिसको संसद के नाम से जाना जाता है। व्यवस्थापिका के बाद आता है कार्यपालिका, और नेक्स्ट चैप्टर में जो अध्ययन करेंगे वो आपके आएगा न्यायपालिका। तो देखिए, यहाँ कार्यपालिका में जो संघीय कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, किन किन का अध्ययन किया जाता है। देखिए, यहां हमने किया राष्ट्रपति का। किसका अध्ययन किया? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ठीक है ना, प्रधानमंत्री का। तो यहां हमारे सिलेबस में मंत्रिपरिषद का, ठीक है ना, ये अध्ययन हमें करना होता है। यहां हमारे सिलेबस में कार्यपालिका में राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो राष्ट्रपति के अध्ययन की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? राष्ट्रपति के अध्ययन की। तो देखिए, राष्ट्रपति के अध्ययन में हम लोग सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 भारत संघीय कार्यपालिका की सारी शक्तियां, समझ शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक मंडल 55 में, भाई निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति इसमें भाग लेंगे? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व विधानसभा व केंद्र शासित प्रदेशों को भी कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है ना, ये हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। 52, 53, 54, 55 चारों अनुच्छेदों का हम अध्ययन कर चुके हैं गत वीडियो में। अब देखिए, हम आगे बात करेंगे राष्ट्रपति के। हमने वेतन की बात की थी, वेतन की बात की थी। तो राष्ट्रपति के वेतन की अगर हम बात करें, तो पहले राष्ट्रपति का जो वेतन निर्धारित था, पहले राष्ट्रपति का जो वेतन निर्धारित था वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह था। कितना था? 1.5 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है ना, कितना था? 1,50,000 रुपए। परंतु वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन निर्धारित है वो 5 लाख रुपए प्रति माह है। कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह। किसका वेतन? राष्ट्रपति का वेतन। ये राष्ट्रपति के वेतन की बात करेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। ठीक है, बहुत सारे वेतन और विशेष अधिकार है कि राष्ट्रपति को जब तक वह जीवित रहेगा एक सरकारी आवास मिलेगा। विशेष अधिकार में कि राष्ट्रपति को मरने के बाद राष्ट्रपति की पत्नी को आधी पेंशन प्लस में सरकारी आवास। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के प्रति दीवानी या फौजदारी कोई भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता। दीवानी मुकदमा दर्ज हो सकता है वो भी कब? जब राष्ट्रपति पद से हट जाए, पद से पहले, शपथ लेने से पहले, जब उसको 14 दिन पहले क्या करना होगा? सूचित करना होगा, बताना होगा। ठीक है ना, कि आपके खिलाफ यह मुकदमा चलाया जा रहा है। अब देखिए, फिर इसके बाद हमने आवास की बात करी कि राष्ट्रपति का आवास कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रपति का जो औपचारिक आवास है, औपचारिक आवास जहाँ वो हमेशा के लिए रहता है, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन दिल्ली। मैंने आपको उस दिन सारणी के माध्यम से बताया, रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर। ठीक है ना, रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन औपचारिक आवास। ग्रीष्मकालीन आवास है शिमला में, हिमाचल प्रदेश। शीतकालीन जो आवास होगा वो राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। ये राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसको साफ कर देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये पिछली वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। किन की बात करेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियों की शक्तियां। देखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति का जो पद है गरिमा का पद होगा।
प्रतिष्ठा का पद होगा। किसका होगा? गरिमा और प्रतिष्ठा का पद। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का, किसका? संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति को महामहिम की संज्ञा भी दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? राष्ट्रपति को महामहिम की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक सामान्यकालीन शक्तियां, जनरल शक्तियां, पावर, जनरल पावर, सामान्यकालीन शक्ति। दूसरी जो शक्ति है वो है आपातकालीन या संकटकालीन। कौन सी है? आपातकालीन या संकटकालीन। देखिए शक्तियां। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, एक सामान्यकालीन शक्ति, दूसरी आपातकालीन शक्ति। अब जो सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं, स्टूडेंट ध्यान देना कि जो सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सामान्यकालीन शक्तियों में हम सबसे पहले बात करेंगे कार्यपालिका की शक्ति की। किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका की शक्ति की। पहली शक्ति कार्यपालिका शक्ति, यहां लिख दिया है। दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। कौन सी है? विधायी शक्ति। पहली कार्यपालिका की या कार्यकारी शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति कौन सी है? तीसरी वित्तीय शक्ति। चौथी है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। पांचवी है सैनिक शक्ति। आपको ये ध्यान रहना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है ना। 2 प्रकार की कौन कौन सी है? सामान्यकालीन। छठी है आपकी राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति। तो 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। 2 प्रकार की कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है? पहली जो शक्ति है कार्यपालिका की शक्ति, कार्यकारी शक्ति। दूसरी विधायी शक्ति। तीसरी कानूनी शक्ति है, ये वित्तीय शक्ति है, धन से संबंधित, ये न्याय से संबंधित शक्तियां हैं। ये सैनिक शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, कमांडर होता है, जल, थल और वायु। राजनीतिक शक्तियां, ठीक है, ये आपकी सामान्य शक्ति हो जाए। ध्यान रखना है, डिटेल तो हम पढ़ेंगे ही, डिटेल से पहले आपको शक्तियों के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है ना, कौन कौन सी शक्तियां हैं। उसके बाद आता है आपातकालीन शक्ति। कौन सी शक्ति आती है? आपातकालीन शक्ति। ठीक है। अब आपातकालीन शक्तियों में निम्न अनुच्छेदों का अध्ययन किया गया है। 352, 356, 360। 352 से काउंटिंग स्टार्ट करना, +4 करते रहना। 52, 356 और 360। पहली जो आपातकालीन शक्ति है वो है राष्ट्रीय आपात। समझेंगे हम, राष्ट्रीय आपात अर्थात देश में जब आपातकाल लग जाता है। ठीक है, पूरा अध्ययन से समझेंगे। दूसरा, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। क्या हो जाए? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति। कौन सी? वित्तीय शक्ति। ठीक है ना। तो देखिए, ये राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। कितने प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है? 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। तो सामान्यकालीन और आपातकालीन। अब सबसे पहले जिस शक्ति का हम यहां अध्ययन करेंगे वो जो शक्ति होगी वो होगी कार्यपालिका की शक्ति। किसकी शक्ति होगी? कार्यपालिका की शक्ति। तो ध्यान देना, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, जैसा कि पहले बताया गया, पूर्व में बताया गया, ये ध्यान से देख लेना, अटल, या फिर यही समझा दूं। कार्यपालिका की बात करें
तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, सामान्यकालीन शक्तियों की बात कर रहे हैं, कार्यपालिका शक्ति की, कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का कैसा प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। कैसा प्रमुख होता है? संवैधानिक। इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन सी शक्तियां देखिए शक्तियों की बात कर रहे हैं। पहली जो शक्ति है सामान्यकालीन शक्ति। अब सामान्यकालीन शक्ति में भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ सामान्यकालीन शक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली शक्ति है सामान्यकालीन। अब सामान्यकालीन में भी हम जो बात कर रहे हैं वो कार्यपालिका की या कार्यकारी शक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कार्यपालिका की या कार्यकारी की शक्ति की बात कर रहे हैं, कि राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का कैसा प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। और संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है? कानूनी या संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी, वैधानिक या संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है ना, कि संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। और कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते उसे विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। जो पहली जो नियुक्ति है कि प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, कि राष्ट्रपति संवैधानिक क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उसे विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। पहली अगर हम नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख है तो इसलिए नियुक्तियों का अधिकार दिया गया है किसको? राष्ट्रपति को। तो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति ये भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। देखिए प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, भारत के महान्यायवादियों की नियुक्ति करेगा। फिर तीसरे नंबर पर जो नियुक्ति आएगी वो आएगी उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, दोनों के जजों की नियुक्ति। दोनों के जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करे। देखिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? राज्यों में राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ करेगा? राज्यों में। नोट्स में आप देखते रहना कि राज्यों में राज्यपालों की और संघ शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों व प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करेगा। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और राष्ट्रपति की नियुक्ति भी करेगा। ठीक है ना। और देखिए आप लोग, उसके बाद आती है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति आती है? विधायी शक्ति। ठीक है ना। तो संसदीय व्यवस्था में ये हो जाएगी आपकी कार्यपालिका की शक्ति। उसके बाद आती है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति आती है? विधायी शक्ति। तो देखिए स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर हमारे आती है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति आती है?
विधायी शक्ति। विधायी, विधायी से अगर हम बात करें विधि की तो कानूनी शक्ति। कैसी शक्ति? कानूनी शक्ति। कैसी शक्ति की बात करेंगे यहाँ? कानूनी शक्ति की बात करेंगे। तो देखिए संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति संसद का विभिन्न अंग भी है और संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक इससे निम्न शक्तियां प्राप्त करते हैं। अब कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त करते हैं? कि राष्ट्रपति की हम बात करें कि संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। संसद का विभिन्न अंग भी राष्ट्रपति है। तो संसद के 3 अंग जैसे मैंने बताए थे, राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये 3 अंग संसद के निहित है। तो राष्ट्रपति इसमें क्या है? राष्ट्रपति को विशेष अंग दिया गया है। तो देखिए कि यह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। विधायी शक्तियों में क्या हो सकता है? कि यह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। विधेयक को स्वीकृति दे सकता है कौन? राष्ट्रपति। अब विधेयक को स्वीकृति कैसे दे सकता है? कि जब तक कोई कानून या कोई अध्यादेश विधेयक नहीं बन जाता, जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। किसके हस्ताक्षर नहीं हो जाते? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। और वह विधेयक को स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को स्वीकृति देता है और स्वीकृति देने से क्या कर सकता है? मना भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति देने को, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक को स्वीकृति देने को क्या कर सकता है? मना भी कर सकता है। क्या कर सकता है स्टूडेंट? मना भी कर सकता है। कि राष्ट्रपति चाहे तो कि जब तक राष्ट्रपति चाहे कोई विधेयक कानून नहीं बनता, और राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। और राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रोक सकता है। विधायी शक्ति में राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रोक सकता है। कब तक रोक सकता है? अनिश्चित काल तक अपने पास रोक सकता है। फिर क्या कर सकता है? कौन? राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्रपति आगे क्या कर सकता है कि वह विधेयक को सलाह के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह विधेयक को सलाह के साथ, वह विधेयक को सलाह के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसके लिए लौटा सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह राष्ट्रपति की क्या हो जाएगी? विधायी शक्तियां हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? विधायी शक्तियां। और इसी प्रकार कोई विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें। इसके अलावा भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं जो निम्न है कि संसद का सत्र बुलाना एवं सत्रावसान की घोषणा करना। संसद का सत्र बुलाना, और भी शक्तियां हैं विधायी शक्तियां। संसद का सत्र बुलाना एवं सत्रावसान करना, ये राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति क्या कर सकता है? दोनों सदनों में अपना अभिभाषण दे सकता है कि संसद के दोनों सदनों को अपना अभिभाषण देना। तो दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना अभिभाषण दे सकता है। विधायी शक्तियों में, किन में? विधायी शक्तियों में। ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पहले क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? 12। किसमें? राज्यसभा में। और लोकसभा में कितने? 2। कितने? 2। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कानून के तहत इन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संसद का सत्र नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर संसद का कोई सा भी सत्र नहीं चल रहा, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सत्र बुलाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? सत्र बुलाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरी जो शक्ति आती है विधायी शक्ति के बाद,
वो शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति आती है? वित्तीय शक्ति। तो देखिए वित्तीय शक्तियों की हम बात करें, वित्तीय शक्ति की बात करें तो विधायी शक्ति के बाद तो तीसरे नंबर पर आएगी वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। देखिए थर्ड नंबर पर है वित्तीय शक्ति। ध्यान से समझ रहे हैं इन शक्तियों को। वीडियो में मैं बताता हूं कितने प्रकार की शक्तियां हैं सामान्यकालीन, 6 प्रकार की। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्याय शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। ठीक है ना, ये शक्तियां इनको प्राप्त है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की। तो देखिए राष्ट्रपति प्रति वर्ष के आरंभ में आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? प्रति वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति प्रति वर्ष के आरंभ में आय व्यय का विवरण क्या करवाता है? प्रस्तुत करवाता है। किसका विवरण? आय व्यय का, कितनी आय हुई है, कितनी व्यय हुई है। ठीक है ना। तो ये सब प्रधानमंत्री के तहत वित्त मंत्री क्या करता है? यह बजट पारित करता है कि राष्ट्रपति प्रति वर्ष के आरंभ में आय व्यय का विवरण बजट प्रस्तुत करवाता है वित्त मंत्री के माध्यम से, जो कि फरवरी मार्च में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकता। आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। कि आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का। जैसे अभी देश को किसकी जरूरत है? आकस्मिक नीति की जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि देश में जो महामारी फैल रही है इसको लेकर सब जगह बेरोजगारी और भूखमरी जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। यह वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर आयकर व अन्य करों से प्राप्त आय का केंद्र एवं राज्यों में बंटवारा करता है। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करता है। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करता है। महालेखा परीक्षक CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उसके बाद राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति आती है? ठीक है ना, नियुक्त करता है कैग की। उसके बाद देखिए न्यायिक शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो 4 नंबर पर जो शक्तियां आएंगी वो न्यायिक शक्तियां आएंगी। देखिए न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं? न्यायिक शक्तियां, तो देखिए स्टूडेंट, न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। जैसे कि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी सजा पाए हुए व्यक्ति को क्या कर सकता है? क्षमादान। न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 72 कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी सजा पाए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान का अधिकार। किसका अधिकार? क्षमादान का अधिकार। कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए यहाँ मृत्युदंड दिया गया है। क्या दिया गया है? मृत्युदंड। तो राष्ट्रपति उस मृत्युदंड को सजा में तब्दील कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है। मृत्युदंड ना देकर उसको सजा में परिवर्तित कर सकता है, या सजा कम कर सकता है, या सजा भी माफ कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराधों के निम्न मामलों में क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है कि जब दंड संघ सूची में वर्णित विषयों के अपराध में दिया गया हो, दूसरा कि जब दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, और या जब दंड क्या मिला हो? मृत्युदंड मिला हो। ठीक है ना, इन सब में राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? क्षमादान करने का अधिकार है। ठीक है, और किसी भी सजा को सजा से पूर्ण भी माफ कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। किसी भी सजा को सजा से पहले भी माफ कर सकता है। ठीक है ना, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ये राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। और देखिए कि न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने, दंड को कम करने या दंड को बदलने की भी शक्ति प्राप्त है।
कि न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दंड को कम कर सकता है, दंड को बदल सकता है, दंड को माफ भी कर सकता है। ये सब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में उपलब्ध है। अनुच्छेद 72 ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को दिया गया दंड राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत अगर राष्ट्रपति चाहे तो, ठीक है ना। बहुत सारे हैं इसमें, प्रविलंब, परिहार, विराम और लघुकरण, ये 4 प्रकार के इसमें दंड के प्रावधान दिए गए हैं कि मृत्युदंड को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है स्थायी रूप से। उसके बाद जो आती है वो आती है सैन्य शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ आती है, सैन्य शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी सैन्य शक्तियाँ प्राप्त है। देखिए सैनिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति 3 सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति 3 सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। उसके बाद उसे 3 सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार भी है। और राष्ट्रपति क्या करता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की क्या करता है राष्ट्रपति, नियुक्ति भी करता है। 3 सेनाएं, जल, थल और वायुसेना, ठीक है ना, जो जल में चलते हैं, नाव वगैरह रहेगी, थल और वायु, ठीक है ना, जल, थल और वायु। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये सैन्य शक्ति हो जाएगी। न्यायिक शक्तियां, क्षमादान का अधिकार प्राप्त है किसको, राष्ट्रपति को, कि न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमादान करने, दंड को कम करने या दंड को माफ करने का भी अधिकार प्राप्त है। दूसरा था आपके सैन्य शक्तियां, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके आएंगे राजनीतिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां। तो देखिए राजनीतिक शक्तियों में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति कौन सी शक्तियां हैं, राजनीतिक, चौथी और ये 6 राजनीतिक या राजनीतिक शक्तियां। ये कौन कौन सी शक्तियां हैं, देखिए स्टूडेंट्स, कि राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति किसकी बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते विदेशों में भारत का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में क्या करता है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य देशों के साथ संधियां एवं समझौते किसके नाम से किए जाते हैं, राजनीतिक शक्तियों में क्या होता है, अन्य देशों के साथ जो समझौते और संधियां की जाती है ना, वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। किसके नाम से की जाती है, राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, ठीक है ना। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में राजदूतों एवं अन्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जैसे भारत में या विदेशों में जो विदेशी राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र क्या करता है, वो स्वीकृत करता है। उसके बाद राष्ट्रपति को संकटकालीन परिस्थितियों में भी निम्न शक्तियां प्राप्त है। ये तो सामान्य कालीन शक्तियां हो जाएंगी। देखिए पहली जो शक्ति की बात करी थी वो थी कार्यपालिका शक्ति। कौन सी, कार्यपालिका या कार्यकारी की शक्ति के राज्य संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरी जो शक्ति की बात करी थी, विधायी शक्ति की बात करी थी। तीसरी वित्तीय शक्ति की बात करी थी। किसकी बात करी थी, वित्तीय शक्ति की। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का हम यह क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति, ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, किसकी, राष्ट्रपति की। कौन सी शक्तियों की, आपातकालीन शक्तियों की, जो संकट काल में राष्ट्रपति लगाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। ये थी सामान्यकालीन शक्तियां। अब जो बात करेंगे वो शक्तियां हैं कौन सी, आपातकालीन शक्ति। कौन सी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं। देखिए आपातकालीन शक्तियों की हम बात करें तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, कौन सी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां।
नाम से आपात, इमरजेंसी। कौन सी शक्तियाँ? इमरजेंसी। ठीक है ना। तो ध्यान देना कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ कि भारतीय संविधान के भाग 18 में कि जब देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, सबसे पहले बात आपातकालीन शक्तियाँ कब लगाई जाती है? जब देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए। किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाए? संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो क्या कर सकते हैं हम? देश में आपातकाल लगा सकते हैं कि जब देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? निम्न शक्तियां लगा सकते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती हैं कि राष्ट्रपति को संकटकालीन परिस्थितियों में निम्न शक्तियां प्राप्त है कि जब देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए। किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाए? संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? निम्न शक्तियों को लागू कर सकता है। ठीक है ना। कौन कौन सी शक्तियां? निम्न शक्तियों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लागू कर सकता है। अब वो कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आपातकालीन शक्तियों की। मैंने बताया था संविधान में भाग है आपके 22। कितने भाग है? 22। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में, भारतीय संविधान के भाग 18 में, किसमें? भाग 18 में। कौन से भाग में? 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक, अनुच्छेद 352 से 360 तक, अनुच्छेद 52 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिनके अनुसार राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकालीन घोषणा कर सकता है। जिनके तहत राष्ट्रपति कितने प्रकार की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए आपातकालीन शक्तियों की बात करें। किसकी बात करें? आपातकालीन। कि जब देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। इस प्रकार राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा का अधिकार दिया गया है। अब उन 3 प्रकार को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ये हटा दूँ, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। एक जगह समझेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? 352 लगाया जाता है कि जब संकट की घड़ी आए, जब संकट की घड़ी आए, और देखिए जब संकट की घड़ी आए और युद्ध व बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो, जब संकट की घड़ी आए व युद्ध व बाह्य आक्रमण की क्या हो? स्थिति उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश में, जब संकट की घड़ी आए, संकट की घड़ी आए और युद्ध व बाह्य आक्रमण, युद्ध व बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो। किसकी? सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण देश में, कहां पर? संपूर्ण देश में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 लगा सकता है के तहत किसकी घोषणा कर देगा? वो संकट की घोषणा कर देगा कि देश में संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई है या संकट आने वाला है, बाह्य देश से युद्ध की स्थिति है, बाह्य आक्रमण की स्थिति है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश में अनुच्छेद 352 के तहत संकट की घोषणा कर सकता है। किसकी घोषणा कर सकता है? संकट की घोषणा कर सकता है। ठीक है ना।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई है। 1962, 71 और 75, ठीक है ना, 1962, 71 और 75। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 भारत देश में अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। 1962 भारत चीन आक्रमण के युद्ध के समय, भारत चीन, ठीक है। 1971 और 1975, ध्यान देना। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, डिटेल बताऊंगा अभी आपको। और यहां आंतरिक अशांति पर, किसके नाम पर? आंतरिक अशांति। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 352 के द्वारा जब देश में संकट की घड़ी आए, किसकी घड़ी आए? देश में संकट की घड़ी आए, तो युद्ध व बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश में अनुच्छेद 352 के तहत उक्त घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होने पर की जाएगी। आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होने पर की जाएगी। आपातकाल की घोषणा का 1 माह में संसद को से अनुमोदन आवश्यक है। आपातकाल कितने दिनों तक रहेगा? आपातकाल 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6। और 6 माह बाद इसे संशोधन से अगर ज़्यादा लगाना होगा तो फिर क्या लेना होगा? संसद से अनुमोदन लेना होगा। क्या लेना होगा? अनुमोदन लेना होगा, ठीक है ना। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। पहली 1962, कब की बात कर रहे हैं? 1962 की। तो 1962 में क्या हुआ था? 1962 में स्टूडेंट्स भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया बगैर बताए। 1971 में लगा था दूसरी बार, जब भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था। और तीसरी बार 1975 में, जब आंतरिक अशांति के आधार पर, किसके आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 देश में लगाया गया था। तो आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि आपातकालीन शक्तियों में किन किन अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है? 352, 356 और 360। मैंने बताया था आपको, पहले बात करें हम 352 की। किसकी बात कर रहे हैं? 352 की। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की। कि जब देश में संकट की घड़ी आए, युद्ध व बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश में अनुच्छेद 352 के तहत संकट की घोषणा कर सकता है। किसकी घोषणा कर सकता है? संकट की। अनुच्छेद 352 6 माह तक लगाया जाता है, वर्ता संसद के अनुमोदन पर इसको और 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, अगर देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न रहे। अब तक भारत में 3 बार अनुच्छेद 352 लग चुका है। 1962 जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 1971 जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। कौन सा बॉर्डर मूवी देखी है 1971 वाला? वो 1971 में युद्ध हुआ था, बॉर्डर मूवी वाला जो युद्ध होता है ना भारत और पाकिस्तान के बीच, 1971 में हुआ था। और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर कि देश में लड़ाई झगड़े या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ये पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रहना चाहिए आपको। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 356। क्या पढ़ेंगे? 356। अब तक 56 नहीं, 356। तो देखिए, देखिए स्टूडेंट, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में किसकी विफलता? संवैधानिक तंत्रों की विफलता। अनुच्छेद 356।
कौन सा? अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ध्यान देना, जब किसी राज्य में, किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में, वर्तमान में 28 राज्य हैं, जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए, तो मुख्यमंत्री अपने पद मुक्त, मुख्यमंत्री क्या हो जाए? अपने पद से मुक्त हो जाए। सीएम, चीफ मिनिस्टर, अपने पद से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, अपने पद से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। और राज्यपाल भी क्या हो जाए? कार्य मुक्त हो जाए। और राज्यपाल भी क्या हो जाए? कार्य मुक्त हो जाए। राज्यपाल भी कार्य मुक्त हो जाए। तो राज्य में किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? संवैधानिक तंत्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता स्थिति उत्पन्न हो जाए, मुख्यमंत्री अपने पद से मुक्त हो जाए, इस्तीफा दे दे, और राज्यपाल भी अपना कार्य से मुक्त हो जाए, तो राज्य में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है ना। और राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कर सकता है कि संसद को 2 बार अनुमोदन मिलना चाहिए। अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। जब किसी 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन रहता है तो वो राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होता है। अगर हम हमारे राज्य की बात करें, राजस्थान की, तो राजस्थान में अब तक 356 कितनी बार लग चुका है? 4 बार। 4 बार राजस्थान में क्या लग चुका है? अनुच्छेद 356 लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है, ठीक है ना। अगला आता है आपके वित्तीय आपातकाल। कौन सा आता है? वित्तीय आपातकाल। इसको एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा आप लोग, डिटेल में समझा रहा हूं मैं। देखिए कि अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिससे राज्य का शासन या संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है, जिसे आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने पद से मुक्त हो जाए, वहां अनुच्छेद 356 लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राजस्थान में अब तक 4 बार लगा है, और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे हम किसकी? अनुच्छेद 360 की, क्योंकि 352 हो गया 56, अब बात करेंगे हम यहाँ 360। तो देखिए वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 कि जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, जब देश में क्या हो जाए? वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए। जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, क्या उत्पन्न हो जाए? वित्तीय संकट। जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, ध्यान देना, जब देश में वित्तीय संकट क्या हो जाए स्टूडेंट्स? उत्पन्न हो जाए, ठीक है। कि जब देश में कौन सा संकट उत्पन्न हो जाए? वित्तीय संकट उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसकी घोषणा कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की। अनुच्छेद 360 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। परंतु यह वित्तीय आपातकाल अब तक भारत देश में एक बार भी नहीं लगा, अब तक नहीं लगा है एक बार भी, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कि देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए। वर्तमान में आप देख रहे हो कि सामने वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति मौजूद है कि ऐसी घोषणा को संसद के द्वारा 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है। देश में अब तक एक भी बार वित्तीय अनुमोदन की नौबत नहीं आई है, ठीक है ना। ये आपके आपातकाल की शक्तियां क्लियर होती है।
आपातकालीन शक्तियों के बाद देखिए राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है वो आपको सारणी के माध्यम से मैं बता चुका था यहाँ कि सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती है और आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हो सकती है। अनुच्छेद 61 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को क्या हो सकता है? पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है अविश्वास या अपना विश्वास खो देना, विश्वास मत हासिल नहीं करना, महाभियोग के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये ध्यान रखना आप लोग। और 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कि महाभियोग लगाया जा सकता है कि जब तक राष्ट्रपति के ऊपर देशद्रोह या अत्याचार कदाचार साबित ना हो जाए। ठीक है ना। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है, अविश्वास हो जाता है कि जब मंत्रिपरिषद या कानून को अविश्वास हो जाए कि राष्ट्रपति अब हमारे देश में कार्य नहीं कर सकता, तो उसके अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लागू किया जा सकता है। ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ कंप्लीट होती हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो प्रधानमंत्री से संबंधित आएगा। राष्ट्रपति की ये बातें हो चुकी है, और भी कोई समस्या हो तो आप नोट्स आपके पास उपलब्ध है, ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।